नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल MKD IT स्टडीज पे। सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। बताइए साथियों, कैसे हो? आशा करता हूँ सभी साथी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और लगातार अपनी मंजिल की दिशा में कर्तव्य पथ पर निरंतर प्रगति कर रहे होंगे। साथियों, आज का सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और यूजफुल साबित होने वाला है, तो प्लीज़ आपसे निवेदन रहेगा कि इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथियों, आप में से बहुत सारे साथीगण पूछ रहे थे कि सर, आप अपने करियर की स्टार्टिंग से लेकर जो सिलेक्शन तक की जो यात्रा रही है उसकी कहानी हमारे साथ शेयर करें, या आपका जो भी एक्सपीरियंस रहा है वह हमारे साथ साझा करें। तो साथियों के इसी आह्वान पे है जो मैं ये वीडियो लेके आया हूँ। तो प्लीज़ साथियों, बने रहिए वीडियो के अंत तक और चलिए जानते हैं मेरे सिलेक्शन तक की संपूर्ण यात्रा की कहानी। साथियों, मैंने मेरी पूरी कहानी है जो एक डायरी में लिख रखी है, जो अभी मेरे पास है। इस कहानी का कोई भी हिस्सा है जो आप सुनने से वंचित न रह जाए, इसीलिए मैंने ये डायरी अपने पास रख रखी है। तो आप ये मत सोचना कि बार बार नीचे बीच बीच में नीचे क्या देख रहे हैं, ये मेरे पास डायरी रखी है। ये सारी कहानियाँ जो स्टेप बाई स्टेप है मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ, और आशा करता हूँ कि साथियों मैं इतना भी बड़ा अनुभवी नहीं हूँ और इतना भी बड़ा कोई मैं सरकारी नौकर भी नहीं हूँ, लेकिन मैंने मेरी इस यात्रा वृत्तांत के दौरान जो कुछ भी सीखा है या जो भी मेरा अनुभव रहा है वह मैं आपके समक्ष रखूँगा। और आशा करता हूँ कि इस यात्रा वृत्तांत का यह पूरी कहानी सुनने के बाद आप में पढ़ाई के प्रति ज़रूर कुछ न कुछ लगन, जोश, जुनून, या मैं कह सकता हूँ कि आप पढ़ाई के प्रति ज़रूर है वो मोटिवेट होंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो के अंत तक बने रहिए और जानिए ये संपूर्ण कहानी। साथियों, मैंने मेरी जो स्कूली पढ़ाई है वो पास के एक छोटे से शहर से की है, और एक पास के छोटे से शहर से मैंने अपनी IT की शिक्षा प्राप्त की है। साथियों, मैंने मेरी IT की शिक्षा है वो विवेकानंद विद्या आश्रम प्राइवेट IT कातर छोटी में है, जो कि एक प्राइवेट संस्था है। और मैंने IT करने से पहले साथियों बहुत सारे संस्थानों का अवलोकन किया था, लेकिन इनमें से मुझे यही संस्था अच्छी लगी और यहीं से मैंने IT करने का निश्चय किया, क्योंकि इस संस्था ने पहले भी सरकारी सेवा में बहुत सारे सिलेक्शन दे रखे हैं। तो मैंने यही से जो IT करने का निश्चय किया। साथियों, यहाँ से IT करते समय इस संस्था द्वारा है मुझे यहाँ तक आने में बहुत कुछ सहयोग मिला, और बहुत कुछ है जो इस संस्था ने मुझे सिखाया, और मेरे सक्सेस के पीछे जो यहाँ के गुरुजनों का है जो अच्छा प्रयास रहा। साथियों, गुरुजनों द्वारा हमेशा अपनी मंजिल को पाने की चाहत प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी के मन में जगाने का यहाँ जो ऐसा प्रयास, निरंतर प्रयास रहा, वो मैंने और कहीं पे भी नहीं देखा। साथियों, बहुत अच्छा प्रयास था, प्रत्येक प्रशिक्षणार्थी को हमेशा मोटिवेट करते रहते थे अपनी मंजिल की दिशा में। और मैंने साथियों यहाँ से जो अपने 2 वर्ष के समय में जो अपनी मंजिल का है जो 80% सफर, मैं कह सकता हूँ कि 80% सफर का मतलब है टेक्निकल, ये IT स्टूडेंट के लिए जो टेक्निकल सब्जेक्ट होता है वो आपका 80% होता है। साथियों ध्यान रखना, आगे कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आपका 80% है, तो आपके सिलेक्शन में टेक्निकल सब्जेक्ट आपका अगर मजबूत है तो 80% चांस है कि आप जो सिलेक्शन पा सकते हो। और साथियों, मैंने अपने टेक्निकल सब्जेक्ट है वो यहीं से मजबूत किया था, मैंने इसी IT से मजबूत किया था। और साथियों, मैं धन्यवाद देता हूँ और हमेशा आभारी रहूँगा इस संस्था का, कि इस संस्था के मार्गदर्शन के कारण जो लगातार है मैं आज सरकारी सेवा में चयन होने का सौभाग्य प्राप्त कर रहा हूँ। जी साथियों, लगातार मैं अब तीसरी सरकारी सेवा में चयन हुआ हूँ और अपनी सेवा दे रहा हूँ। साथियों, इनमें मैं विशेषतः धन्यवाद देना चाहूँगा इस IT के सुपरिटेंडेंट जो बजरंग लाल जी जाखड़ है। उनका जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ाने का जो तरीका है वो साथियों मुझे बहुत अच्छा लगा। जी साथियों, उनके लंबे एक्सपीरियंस के कारण वो बहुत ही ईजी वे में है वो बच्चों को इलेक्ट्रीशियन थ्योरी है वो समझा पाने में सफल हो पाते हैं। जी साथियों, उनका बहुत लंबा एक्सपीरियंस है, जिसके कारण है तो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी पढ़ने में वो आपको या बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं होती, और इजी वे में है जो इलेक्ट्रीशियन थ्योरी में वो समझा देते हैं। यही कारण है कि मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट मजबूत होने के पीछे एक मुख्य कारण यही है कि मैं उस सर के द्वारा या उनसे हैं जो मैं कुछ इलेक्ट्रीशियन थ्योरी के बारे में बहुत अच्छा सीख पाया। तो साथियों, मैं इस संस्था का कोई प्रचार प्रसार नहीं कर रहा हूँ। मेरे सिलेक्शन की कहानी में या मेरे जो सरकारी सेवा में लगातार चयन हो रहा है उसमें इस संस्था की बहुत बड़ी भागीदारी है। इसीलिए इस संस्था के बारे में 2 बात है जो मैंने आपको बताई है। मैं किसी भी प्रकार का, आप यह मत समझ लेना, गलत मत समझ लेना कि मैं इस संस्था का प्रचार कर रहा हूँ। कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ। मेरे सिलेक्शन में या मेरे जो सरकारी सेवा में चयन होने के पीछे इस संस्था का जो हाथ रहा है उसके कारण ये जो 2 बातें हैं जो मैंने आपको बताई है। साथियों, बात करें आगे, मैंने 2017 से 19 तक IT कंप्लीट कर ली थी, और 2016 से 19 तक भी मेरा साथ साथ में ग्रेजुएशन भी कंप्लीट हो गया था। साथियों, आपको पूर्णतः मेरी बातों को ध्यान से सुनना है। जाहिर सी बात है कि मैं मेरे सिलेक्शन की कहानी सुना रहा हूँ, तो मैं प्रत्येक बात है जो मेरे बारे में आपको बताऊँगा। तो प्लीज़ साथियों, आप बोर ना हो,
क्योंकि अगर आपको कहानी सुननी है तो आपको बोर नहीं होना साथियों। और अपने संघर्ष का एक एक कदम है जो मैं आपके समक्ष रखने वाला हूँ। साथियों, आईटी करने के समय से मेरे गुरुजनों का मुझे बहुत अच्छा सहयोग रहा और उसी समय से मैं अपने क्लास में जो अव्वल रहता था। और अव्वल रहने का मुख्य कारण था कि साथियों मेरे पढ़ाई का रूटीन फिक्स था। मैं आईटी करने के समय से मैं लगभग 3 या 4 घंटे है जो अपनी स्टडी को देता था और उनमें से अधिकांश समय है जो मैं अपने टेक्निकल सब्जेक्ट यानी इलेक्ट्रीशियन थ्योरी को देता था। और इसी कारण से दोस्तों मेरा टेक्निकल सब्जेक्ट है वो लगभग आईटी से ही है जो स्ट्रॉन्ग हो चुका था। और उसके बाद है जो मैंने सीकर से साथियों डीएमआरसी की यानी दिल्ली मेट्रो के लिए कोचिंग की थी। वहाँ से मेरे नॉन टेक्निकल भी है उसमें कुछ सुधार हुआ। अब मेरा टेक्निकल है और नॉन टेक्निकल है जो दोनों ही सब्जेक्ट है वो लगभग ठीक थे। साथियों, अगर आप यह सोच रहे हैं कि केवल टेक्निकल पढ़कर आप आईटी बेस्ड भर्ती में सिलेक्शन पा सकते हो तो आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। जी हाँ साथियों, अगर आपको नॉन टेक तैयार नहीं है और केवल टेक्निकल से आप सिलेक्शन पाना चाहते हो भी है आप बिल्कुल गलत सोच रहे हो। आपको नॉन टेक्निकल को भी टेक्निकल के बराबर पढ़ना पड़ेगा साथियों, तभी आप सिलेक्शन की सूची में वो सम्मिलित हो सकते हो। साथियों हो सकता है ये सेशन कुछ लंबा हो, लेकिन मैंने जो भी यात्रा लिखी है वो मैं बहुत ही शॉर्ट में आपको बताने का प्रयास करूंगा, तो प्लीज़ साथियों वीडियो में बने रहिए। साथियों 2019 के अंत से 2020 तक है लॉकडाउन लगा, तब तक है जो मैं 5-6 महीने हैं इसी बीच में सीकर में रहा और मैंने डीएमआरसी की कोचिंग की। और उसके बाद है लॉकडाउन लग चुका था और अब लॉकडाउन लगने के बाद है जो मैं घर आ गया था। घर आने के बाद है जो मेरे 4-5 महीने हैं तो साथियों ऐसे ही वेस्टेज हो गए थे। यहीं कुछ पढ़ाई में रूटीन फिक्स नहीं हुआ था या मैं प्रॉपर है जो सेटल नहीं हुआ था फिर सीकर से आने के बाद, तो मेरे 4-5 महीने वो वेस्ट हो गए थे। इसी बीच है मैंने फरवरी 2020 में है जो मैंने डीएमआरसी का पेपर दिया था, लेकिन मैं उसमें सफलता प्राप्त नहीं कर सका साथियों। तो साथियों घर पे आने के बाद है वो मैंने अब टेक्निकल की पढ़ाई छोड़ दी थी। अब मैं साथियों राजस्थान में पटवारी की वैकेंसी निकली थी, पटवारी की तैयारी करने में लग गया था। और यहीं से साथियों मैंने पटवारी की तैयारी करते समय मेरा जीके मैथ और रीजनिंग है जो अच्छा हुआ, क्योंकि टेक्निकल सब्जेक्ट मेरा आईटी से अच्छा था और जीके मैथ रीजनिंग है जो मैंने पटवारी की तैयारी की लॉकडाउन के समय उसी समय से अच्छा हो गया। और इसी बीच साथियों में टेक्निकल के एग्ज़ाम देता रहा और पटवारी की तैयारी करता रहा, जिसमें मैंने DFCCL NCRTC के एग्ज़ाम दिए। और साथियों इसी बीच है जो मेरे NCRTC का एग्ज़ाम है वो क्लियर हो गया। जी साथियों, NCRTC का एग्ज़ाम क्लियर होने के बाद मेरा DV भी हो गया, मेरा मेडिकल भी हुआ। मेडिकल में मुझे DP का पॉइंट देके निकाल दिया गया था एक बार, लेकिन मैंने ट्रीटमेंट करवा के वो क्लियर करवा लिया और फिर मेरा NCRTC में फाइनल सिलेक्शन हो गया। NCRTC मतलब साथियों नेशनल रैपिड रेल ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन। जी साथियों, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, यानी जो आपके राष्ट्रीय राजधानी परिवहन क्षेत्र में जो आपका एक प्रकार की हम कह सकते हैं वो मेट्रो है, जो आपके दिल्ली से राजस्थान, दिल्ली से हरियाणा, दिल्ली से यूपी को जोड़ रहा है। ये एक लंबा नेटवर्क बन रहा है जो अभी स्टार्ट हुआ है, जिसका नाम है NCRTC, नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम। इसमें मेरा एज ए टेक्नीशियन की पोस्ट पे चयन हो चुका था साथियों। और अब साथियों चयन हो चुका था लेकिन ज्वाइनिंग आनी बाकी थी। मेडिकल के बाद अब ज्वाइनिंग का टाइम था। आए दिन हम NCRTC की वेबसाइट पे जो विजिट करते थे, क्या पता कब अपडेट मिल जाए, क्योंकि साथियों सरकारी वैकेंसी की जो खुशी है वो इसी प्रकार की होती है। इसी बीच एक दिन NCRTC की तरफ से ज्वाइनिंग लेटर आ गया मेल पे और उनका कॉल भी आ गया मेरे पास। बहुत खुशी हुई साथियों, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब की खुशी का भी अलग ही मजा है, आपको पता है नई गवर्नमेंट जॉब लगी थी साथियों। अब मैंने NCRTC ज्वाइन कर ली थी और ज्वाइन करने के बाद अब साथियों में पता चला कि जो हमें है 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे लिया गया है। साथियों पहले इतना नॉलेज नहीं था और न ही इतनी डीपली से हमने एडवर्टाइजमेंट को पढ़ा था, तो इसी कारण है जो हमें अब पता चला कि हमें 3 साल के कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। फिर भी साथियों अच्छी तनख्वाह आ रही थी और सेंट्रल लेवल की जॉब थी तो खुशी कम नहीं थी। मैं अपनी जॉब वाली ज़िंदगी जीने लगा, परंतु साथियों मैंने अभी भी अपनी स्टडी कंटिन्यू रखी और उसे डिस्टर्ब नहीं होने दिया। साथियों स्टडी मेरी अभी भी जारी थी, क्योंकि अब हमें पता चल चुका था कि हम कॉन्ट्रैक्ट पे हैं। हालांकि कॉन्ट्रैक्ट वालों को भी 3 साल या 5 साल के बाद परमानेंट कर दिया जाता है, उनको निकालने का या टर्मिनेट करने का चांस है और नगण्य रहते हैं। फिर भी साथियों मैंने स्टडी को कंटिन्यू रखा और अब मेरी लालच है जो पूर्णतः सरकारी जॉब पाने की और बढ़ने लगी, क्योंकि यह साथियों अर्ध सरकारी जॉब थी आपकी जो कॉन्ट्रैक्ट वाली थी। इसमें हालांकि परमानेंट कर देते हैं, बहुत ही कम चांस होता है कि निकालते हैं, लेकिन फिर भी अपना फ्यूचर है वो सिक्योर करें
उसी में फ़ायदा है साथियों। इसीलिए मैंने पूर्णतः गवर्नमेंट जॉब की लालसा रखी और मैं कंटिन्यू है जो तैयारी रखा। साथियों एनसीईआरटी में मेरी जो पोस्टिंग है वो गाजियाबाद उत्तर प्रदेश में थी। एनसीईआरटी के मुख्य डिपो दुबई स्टेशन पे जो मेरी पोस्टिंग थी और मैं अपनी जॉब के साथ साथ में तैयारी कर रहा था। इसी बीच मैंने टेक्निकल नॉन टेक्निकल के एग्ज़ाम देता रहा और इसी में मैंने बीआईएस में सीनियर टेक्नीशियन की पोस्ट पे है जो बीआईएस का एग्ज़ाम है वो मैंने क्वालिफाई कर लिया। और अब साथियों एग्ज़ाम क्वालिफाई करने के बाद जो बीआईएस में वो ट्रेड टेस्ट होना था। अब मेरे जो टेक्निकल नॉन टेक्निकल सारी तैयारी छोड़ के अपने बीआईएस के स्किल टेस्ट की तैयारी में लग गया साथियों। और मैंने अपना स्किल टेस्ट भी है वो क्वालिफाई कर लिया साथियों। स्किल टेस्ट में मैं बीआईएस का जो स्किल टेस्ट हुआ उसमें सफल हो गया। अब मेरे पास आगे स्टेज था कि मैं कौन सी नौकरी चूज करूं, किस सरकारी सेवा में रहूं। या तो एनसीईआरटी जो कि अभी अर्ध सरकारी है वो 3 साल या 5 साल बाद परमानेंट करेगी, और एक हाथ में थी मेरे पास बीआईएस एज ए सीनियर टेक्नीशियन जिसमें कि सैलरी भी अच्छी थी और अपॉर्चुनिटी भी अच्छी थी और पूर्णतः वो गवर्नमेंट जॉब थी। तो साथियों फाइनली है वो मैंने बीआईएस को चूज किया और बीआईएस में मैं एज ए सीनियर टेक्नीशियन पोस्ट पर चयनित हो गया और वहाँ पे मैंने अपनी सेवाएं देना स्टार्ट कर दिया। साथियों मेरी स्टडी है जो अभी भी जारी थी। मैं साथियों फिर से आपसे बताना चाहूँगा, मेरा लगातार सिलेक्शन पे सिलेक्शन हो रहा था लेकिन मैंने स्टडी है जो रोकी नहीं कभी। स्टडी मेरी कंटिन्यू थी साथियों। वैसे जैसा कि मेरा सिलेक्शन हो गया उस दिन भी मैं पढ़ रहा था साथियों। ये आपको मेरे अचंभा होगा कि सिलेक्शन हो गया उसके बाद भी पढ़े। जी साथियों मैं सिलेक्शन होने के बाद भी कंटिन्यू अपनी स्टडी को है जो कंटिन्यू रखा, मैंने कभी उसको रोका नहीं। और साथियों इसी बीच है जो मैंने फरवरी 2022 में ही है जो जेवीएल में फॉर्म लगा रखा था और इसी एनसीईआरटी की ड्यूटी करते समय या एनसीईआरटी में जॉब करते समय मैंने उसके प्री और मेंस है जेवीएल के वो पेपर दिए थे। और जेवीएल का और बीआईएस का लगभग रिजल्ट है वो साथ में ये था। लगभग मैंने बीआईएस में जो 1-2 मंथ थी जो सेवाएं दी थी तब तक है जो जेवीएल का आपका रिजल्ट आ गया था साथियों। और जेवीएल का रिजल्ट आते ही साथियों अब है जो पोस्टिंग है जेवीएल में साथियों पोस्टिंग है या ड्यूटी है जो घर के पास मिल सकती थी क्योंकि मेरा जोधपुर डिस्कॉम से सिलेक्शन हुआ था और इसमें काउंसलिंग होने वाली थी। तो काउंसलिंग के समय चांस बनता है कि ड्यूटी है जो घर के पास मिल सकती है साथियों, क्योंकि इसमें जो रिक्त पदों के वर्गीकरण के अनुसार है जो हमारे डिस्ट्रिक्ट बीकानेर में है वो 54 पद है जो रिक्त थे, तो जिसके कारण चांस था कि घर के पास ही पोस्टिंग मिल जाए। लेकिन साथियों अब जो समय है वो आ गया था दिल्ली से घर आने का, यानी बीआईएस की पोस्टिंग भी दिल्ली में थी और एनसीईआरटी की गाजियाबाद में थी, लेकिन जो जेडीएनएल की पोस्टिंग थी वो हमारी स्टेट में होने वाली थी, यानी हमारे घर के पास में होने वाली थी। साथियों मार्च 2023 में मैंने जेडीएनएल ज्वाइन कर ली लेकिन घर के पास जॉब प्राप्त नहीं कर सका क्योंकि साथियों घर के पास की सीटें थी वो आपके महिलाओं को प्राथमिकता देने के कारण, विकलांगों को या हाई मार्क्स वाले या एक्स सर्विसमैन को प्राथमिकता देने के कारण जो मेरे घर के पास की सीटें थी वो पहले ही भर चुकी थी और अंत में मुझे जो जोधपुर में पोस्टिंग मिली साथियों। और अब मैं जेडीएनएल में सेवाएं देना प्रारंभ कर चुका था, यानी मैं एनसीईआरटी और बीआईएस को डिज़ाइन दे चुका था। अब मैं जोधपुर विद्युत वितरण निगम में एज ए टेक्नीशियन पोस्ट पे सेवाएं दे रहा था। जी साथियों यह पोस्ट है या यह जो नौकरी है वो घर के पास आने के कारण है जो मैंने चूज़ की थी, लेकिन इससे जो अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो बीआईएस और एनसीईआरटी में थी। लेकिन यहाँ पे भी ये अच्छी जॉब है क्योंकि घर के पास और गवर्नमेंट जॉब मज़ा ही अलग है साथियों। एक तो आप घर पे रहो और साथ में गवर्नमेंट जॉब कर रहे हो, तो इसीलिए मैंने ये चूज़ की और अपनी सेवाएं हैं वो जोधपुर विद्युत वितरण निगम में देनी स्टार्ट की साथियों। फिर भी अब मैं पहले से हैं वो काफ़ी घर के करीब आ चुका था और अपने स्टेट में भी था, आपको पता है। और साथियों अब है जो लगातार मैं सरकारी सेवाओं में चयन हो रहा था, मेरा हौसला है जो बढ़ चुका था साथियों, क्योंकि मैं लगातार 3 सरकारी सेवाओं में चयन हो गया था। अब मैंने इससे भी अच्छी अपॉर्चुनिटी वाली या हाई कम्पिटिटिव एग्जाम की मैंने तैयारी स्टार्ट कर दी साथियों। अब मैं चयन हो चुका था जेडीएनएल में, लेकिन फिर भी मेरी स्टडी है वो कंटिन्यू है। मैं अब भी मेरे मन में है जो हाई कम्पिटिटिव एग्ज़ाम या मैं कह सकता हूँ उच्च स्तर की जो कम्पिटिटिव एग्ज़ाम है उनकी तैयारी मैंने स्टार्ट कर दी साथियों। और अभी मेरी यही स्टडी चल रही है साथियों, क्योंकि अभी मैं जेडीएनएल में कार्यरत हूँ और मेरी जो उच्च स्तर की जो परीक्षाएं हैं उनकी तैयारी चल रही है। और इसी स्टडी के साथ ही मैं अपने अनुभव के आधार पर आप लोगों के लिए
आप लोगों के लिए भी यूट्यूब पे जो कंटेंट उपलब्ध करवा रहा हूँ और अपना टाइम मैनेजमेंट करके थोड़ा बहुत समय है तो यूट्यूब पर आप लोगों के लिए भी निकाल लेता हूँ। हालांकि मैं अपनी स्टडी को भी टाइम देना पड़ता है, ड्यूटी पे भी जाना पड़ता है, फिर भी मैं यूट्यूब पे थोड़ा बहुत समय है वो निकाल लेता हूँ। जो भी पढ़ता हूँ या पढ़ाता हूँ वो अपने रिकॉर्ड करके अपने यूट्यूब पे डाल देता हूँ। अपने अनुभव के आधार पर जो भी इम्पोर्टेंट फैक्ट होते हैं या इम्पोर्टेंट जो भी क्वेश्चन मेरे सामने आते हैं मैं उनको रिकॉर्ड करके यूट्यूब पे डाल देता हूँ साथियों। तो साथियों अब मैं अपनी स्टडी के प्रति प्रतिबद्ध हूँ और अच्छे अवसर की तलाश में हूँ। यानी स्टडी तो मेरी अभी भी कंटिन्यू है, जॉब में कर ही रहा हूँ और साथ साथ में यूट्यूब पे भी मैं अपना टाइम निकाल रहा हूँ। तो ये तो साथियों मैंने अपनी जो भी मेरे सिलेक्शन तक की जो दिनचर्या थी और मैंने सिलेक्शन होने के बाद जो मेरी स्टडी किस प्रकार जारी रही उसके बारे में मैंने आपको बताया। अब साथियों मैं आपसे आग्रह करना चाहूँगा कि आपको किस प्रकार पढ़ाई करनी है, क्या क्या आपको करना है या किस प्रकार आप है जो सिलेक्शन लिस्ट है उसमें अपना नाम सम्मिलित कर सकते हो। तो सबसे पहले साथियों आपको यह ध्यान रखना है कि आप अपनी पढ़ाई का रूटीन सेट करें साथियों। आप चाहे दिन में 2 घंटे 4 घंटे कितने ही पढ़ पा रहे हैं, लेकिन वह जो आपका रूटीन है वो आपका डेली का होना चाहिए साथियों। ऐसा नहीं है कि एक दिन आप 2 घंटे पढ़े, एक दिन 10 घंटे पढ़े, एक दिन बिल्कुल भी नहीं पढ़े, ऐसा नहीं करना साथियों। आप जितना भी स्टडी को टाइम दे रहे हो, चाहे 2 घंटे दे रहे हो चाहे 4 घंटे दे रहे हो, वह आपका फिक्स होना चाहिए। यानी 2 घंटे स्टडी कर रही हो तो 2 घंटे आपको फिक्स समय निरंतर देना है, प्रत्येक दिन है जो आपको 2 घंटे स्टडी तो करनी ही है। और साथियों बात करें नेक्स्ट पॉइंट पे, तो आपको ध्यान रखना एक बार है तो आप किसी भी माध्यम से, चाहे ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग यूट्यूब वगैरह से कैसे भी आप पढ़ें, टीचर्स के माध्यम से हैं जो अपना मार्गदर्शन अवश्य करें। उसके बाद है जो आप अपनी सेल्फ स्टडी पे फोकस रखें। जी साथियों आपके सिलेक्शन में 90% भूमिका जो आपकी सेल्फ स्टडी की होती है। कोचिंग वगैरह जो आपको मार्गदर्शन करेंगे उनकी भूमिका आपकी 10% रहेगी, लेकिन आपके सिलेक्शन में जो आपकी 90% भूमिका है वो आपके सेल्फ स्टडी की रहने वाली साथियों। तो एक बार कोचिंग जैसे भी जिस माध्यम से भी आपको कोचिंग करनी है, चाहे यूट्यूब हो, चाहे ऑनलाइन हो, चाहे ऑफलाइन हो, कोचिंग कर लीजिए। उसके बाद आपका पूरा ध्यान या पूरा समय आप अपनी सेल्फ स्टडी पे दीजिए। और साथियों एक बार कोचिंग करने के बाद आपको बार बार कोचिंग के चक्कर नहीं काटने हैं, यह बात मैं आपको विशेष बताना चाहता हूँ। अगर आपने एक बार कोचिंग कर लिया तो अब आपको केवल प्रैक्टिस और केवल सेल्फ स्टडी पे ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करनी है और ज़्यादा से ज़्यादा सेल्फ स्टडी यानी आपके जो भी नोट्स वगैरह बना रखे हैं उनको रिवाइज करते रहना है। अब साथियों आगे बात करें नेक्स्ट पॉइंट, जो मैंने आपको बता दिया है कि आपको कोई भी चैप्टर आपने रिवाइज कर लिया, पढ़ लिया है, अब आपको उसके ज़्यादा से ज़्यादा ऑब्जेक्टिव लगाने हैं साथियों। ऑब्जेक्टिव पे जो आपका विशेष ध्यान होना चाहिए, क्योंकि आपने जो भी चैप्टर पढ़ा है उसके आपके ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव सॉल्व करेंगे तो आपके वो जो भी चैप्टर आपने पढ़ा है वो आपके दिमाग में पूरी तरह से सेट हो जाएगा। या किस प्रकार के क्वेश्चन है जो उस चैप्टर से आपके कम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं वे सारे क्वेश्चन आपके दिमाग में आ जाएंगे और आप प्रॉपर है जो उस चैप्टर को याद रख पाओगे साथियों। तो इसी में लिए मैं बोल रहा हूँ चैप्टर पढ़ने के बाद है जो ऑब्जेक्टिव है वो ज़्यादा से ज़्यादा आपको लगाने हैं। अब साथियों आप आगे बात करें, सप्ताह में आपको 2-3 बार है वो टेस्ट सीरीज आपके पास, चाहे टेस्ट सीरीज हो या किसी भी प्रकार की सीरीज हो, उससे आपको टेस्ट आपको देके आपको अपनी तैयारी है वो जरूर परखनी है। इससे आपको पता चलेगा कि आप में कितना सुधार हुआ है या आप और कितना सुधार करने की जरूरत है। तो सप्ताह में आप 2 या 3 है जो टेस्ट है जो अवश्य दे साथियों, ध्यान रखना। ऑब्जेक्टिव तो आप तो प्रत्येक चैप्टर पढ़ने के बाद लगाने हैं, लेकिन सप्ताह में 2-3 बार है जो 2 या 3 दिन में है जो आपको हमेशा टेस्ट है जो अवश्य देना है, जिससे आपकी तैयारी की आपकी जांच होगी। आपको पता चलेगा कि हमें कितना सुधार हुआ है या हमें कितना और पढ़ने की जरूरत है, हमें कितना आ रहा है, इसके बारे में आपको पता चलेगा। अब आगे बात करें साथियों, आपको ज़्यादा तनाव बिल्कुल भी नहीं रखना है, एकदम आनंदित तरीके से रेगुलरिटी के साथ आपको पढ़ाई करनी है। और अगर आप ईमानदारी के साथ स्टडी जारी रखते हो अपनी सही दिशा में तो आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं देख सकता। अगर आप ईमानदारी के साथ पूर्णतः मनोयोग के साथ स्टडी कर रहे हो सकता है थोड़ा बहुत टाइम लग जाए, लेकिन आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता। लेकिन आप ऐसे ही मज़े कर रहे हो तो फिर आपका सिलेक्शन है वो असंभव है। अगर आप अपनी पूर्णतः ईमानदारी के साथ स्टडी के प्रति कर्तव्यबद्ध हो तो आपका सिलेक्शन है वो अवश्य होगा। थोड़ा बहुत टाइम लग सकता है, लेकिन आपका जो सिलेक्शन है वो साथियों कोई नहीं रोक सकता। तो मैं आपको बता ही चुका हूँ, अगर आपकी मेहनत है वो सही दिशा में और सच्ची है तो आपकी सफलता है जो आपके कदम है वो अवश्य चूमेगी साथियों। अब साथियों नेक्स्ट आपसे निवेदन रहेगा कि आपको सही दिशा में स्टडी करना जरूरी है। यानी आपने ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया,
आपको ज्ञान नहीं लेना है। ज्ञान लेने के साथ ही बहुत समय पड़ा आगे। अभी आपको केवल है जो स्मार्ट स्टडी करके आपको सिलेक्शन पाना है और एक अच्छी गवर्नमेंट जॉब पानी है। गवर्नमेंट जॉब पाने के बाद आप बहुत सारा नॉलेज लेते रहना, चाहे कहीं से भी। नॉलेज के बहुत सारे स्रोत है, लेते रहना, ज्ञानी बनोगे फिर बनते रहना। लेकिन अभी आपका मुख्य टारगेट है वो एक छोटी सी नौकरी, चाहे कैसी भी हो, गवर्नमेंट जॉब मिल जाए और आप अपने करियर के लिए जो एक बार सेटल हो जाएं, उसके बाद ज्ञान लेते रहना। और एक बार अगर आप सेटल हो गए ना, मैं कहता हूँ आप उच्च उच्च जो आपका नौकरी का स्तर है या कोई सी भी पोस्ट है वो आप हासिल कर सकते हो। क्योंकि आप एक साइड से यानी आपके फाइनेंशियल इशू या जो कहते हैं इकोनॉमिक कंडीशन की दृष्टि से जो आप फ्री हो जाओगे साथियों, एक बार किसी भी जॉब में लगे। तो एक बार लगना साथियों मुश्किल होता है, उसके बाद है जो लगना इतना मुश्किल नहीं होता जितना पहली बार लगना मुश्किल होता है। और पहली बार भी इतना मुश्किल नहीं होता अगर आप सही दिशा में स्मार्ट स्टडी या आपको एग्ज़ाम की दृष्टि से सही दिशा में ईमानदारी के साथ आप स्टडी कर रहे हैं, तो भी इतना पहली बार भी इतना कठिन नहीं होता। लेकिन आपको साथियों एकदम स्मार्ट स्टडी करनी है, ज्ञानी नहीं बनना है आपको। तो ध्यान रखना साथियों मेरे इस पॉइंट पे। यानी आप जो भी कम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करिए उसके प्रीवियस ईयर के पेपर आपके पास होना चाहिए, उसका पूरा सिलेबस आपके पास होना चाहिए। अब आपको सिलेबस और पेपर्स के अनुसार आपको क्या पढ़ना है, साथ ही बार बार आप ऑब्जेक्टिव लगाओगे, बार बार आप प्रीवियस परीक्षाओं के जो भी क्वेश्चन लगाओगे तो आपको खुद को पता चल जाएगा कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यह आप खुद तय कर सकोगे। लेकिन जब तक आप प्रीवियस ईयर के आप एग्जाम के पेपर हैं वो सॉल्व नहीं करेंगे, तब तक आपको कुछ पता नहीं चलेगा कि किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, किस प्रकार के आगे पूछे जा सकते हैं, या किस प्रकार के जो प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। तो अगर आपने प्रीवियस ईयर के पेपर सॉल्यूशन कर रखे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा आपको पेपर सॉल्यूशन करना चाहिए। आप खुद आइडिया लगा सकोगे कि इस टॉपिक में से किस लेवल का क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछ रहा है, या आगे है जो किस लेवल का जो क्वेश्चन है वो पूछे जाने की संभावना है, ये खुद आप डिसाइड कर सकोगे। आपको किसी को भी पूछने की जरूरत नहीं रहेगी साथियों। तो मैं आपको कह रहा हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा है वो प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम है कि जो आपके पेपर है उनका आप सॉल्यूशन करें, और आपका सिलेबस है जो आपके पास है, जिस किसी भी आपके नौकरी की आप तैयारी कर रहे हो उसका सिलेबस आपके पास प्रॉपर होना चाहिए, और आपके पेपर है जो प्रीवियस ईयर के आपके पास प्रॉपर होने चाहिए, और उनके आधार पर जो आपको एकदम स्मार्ट तरीके से स्टडी करनी चाहिए। आपको फालतू का ज्ञान नहीं लेना चाहते, ये भी पढ़ लिया वो भी पढ़ लिया, सारा कुछ आप पढ़ नहीं सकते। कितना याद रखोगे आप, सारा आप कैसे याद रख सकोगे, नहीं रख सकोगे आप यार। तो इसीलिए मैं आपको स्मार्ट स्टडी का बोल रहा हूँ। स्मार्ट स्टडी का मतलब यही है कि आप प्रीवियस ईयर के एग्जाम और आपके सिलेबस के आधार पर है जो आप वही टॉपिक या वही टॉपिक्स पे आपका पूरा ध्यान दें जो आपको पूछे जाने की प्रबल संभावना है साथियों। अब साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जिस भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वह सदैव आपके टारगेट में रहना चाहिए, बट साथ साथ में आपको अपनी क्वालिफिकेशन बेस पे जो भी वैकेंसी निकलती रहती है उनका एग्ज़ाम देते रहना चाहिए। एग्ज़ाम देने से आपका कॉन्फिडेंस लेवल है वो आपका बढ़ेगा। आपको पता चलेगा कि एग्ज़ाम में क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चनों का, किस प्रकार के क्वेश्चन है जो एग्ज़ाम में पूछे जाने। जो आपका मेन टारगेट है जिसकी आपकी तैयारी कर रहे हैं वो आपका टारगेट है, वो आपके लक्ष्य में होना चाहिए। लेकिन आप साथ साथ में जो अपनी क्वालिफिकेशन के आधार पर जो भी आपका वैकेंसी निकलती आ रही है उसके एग्ज़ाम अवश्य दें, ताकि आपको पता चल सके कि एग्ज़ाम में क्वेश्चनों का क्या ट्रेंड चल रहा है, किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाने हैं, एग्जामिनर है वो किस प्रकार के क्वेश्चन पूछ रहा है, आगे किस प्रकार के पूछ सकता है, इसके किस प्रकार का क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में जो आपको नॉलेज अवश्य होगा साथियों। और साथियों एक बात मैं आपको बताना चाहता हूँ, जब भी आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम देने जाते हो तो आपको पूर्णतः सावधानी के साथ और एकदम फ्री माइंड के साथ है तो आपको एग्ज़ाम देना चाहिए। और साथियों मैं विशेष आपको बताना चाहूँगा कि आप क्वेश्चन और ऑप्शन को पूर्णतः ध्यान के साथ पढ़ें। बहुत सारे जो स्टूडेंट्स हैं वो एग्जाम के टाइम में जो क्वेश्चन को पढ़ने में या ऑप्शन को पढ़ने में गलती कर देते हैं, क्या नहीं पूछा है क्या पूछा है उसके बारे में क्वेश्चन आप पूर्णतः ध्यान से नहीं पढ़ते हो तो आपका वहाँ पे है जो आप नेगेटिव में चले जाते हो साथियों, ध्यान रखना। तो आपको पूर्णतः क्वेश्चन और ऑप्शन को ध्यान से पढ़ना चाहिए साथियों। आगे साथियों बात करें तो आपका एग्जाम टाइम होता है ना साथियों, वो आपका बहुत महत्वपूर्ण होता है। यही समय होता है जो आपके सिलेक्शन को तय करता है, यानी आपका सिलेक्शन होना है या नहीं होना है। पीछे आपने चाहे कितनी भी तैयारी की हो चाहे कितनी भी तैयारी नहीं की, उससे आपका कोई भी फर्क नहीं पड़ता। लेकिन इस समय को आप अपने पूर्ण ध्यान और धैर्य और सहजता से काम लेते हो तो आपका तैयारी करने का जो समय है वो काम आएगा और आपको अपनी तैयारी का फल भी मिलेगा। परंतु इस समय में अगर आप अपने आप को मैनेज नहीं कर पाते हो तो आपने कितनी भी बढ़िया तैयारी की हो, कितनी भी बढ़िया तैयारी क्यों न की हो, आप अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए एग्ज़ाम टाइम में आपको एकदम फ्री माइंड से एग्ज़ाम देना है और आपको किसी भी प्रकार की कोई भी तनाव मन में नहीं रखना है। और पूर्णतः क्वेश्चन और ऑप्शन को मैं पहले ही बता चुका हूँ, पूर्णतः ध्यान के साथ है जो आपको
पढ़ना है। साथियों एक एक बात है जो इम्पोर्टेंट दृष्टि से, इन सारी बातों से मैं गुजर चुका हूँ, तभी आपको मैं बता रहा हूँ साथियों। और एक एक बात है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, तो पूर्णतः जो ध्यान से है जो मेरी बातों को आपको सुनना है, और इस सेशन को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करना है साथियों। ध्यान रखना, ये बात आपको भूलनी नहीं है। अब साथियों बात करें एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट की, तो टाइम मैनेजमेंट के लिए साथियों मैं आपको बताना चाहता हूँ, और मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहिए। प्रैक्टिस से बढ़कर साथियों कुछ नहीं भैया, जितने भी ज़्यादा आपने चैप्टर पढ़ लिया उसके ज़्यादा से ज़्यादा आप ऑब्जेक्टिव लगाइए, ऑब्जेक्टिव की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिए। आपका सिलेक्शन है वो कोई नहीं रोक सकता साथियों। मैं जिस कंडीशन से मैं गुजरा हूँ, या जो मैंने देखा है, उन्हीं के आधार पर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप प्रैक्टिस है वो ज़्यादा से ज़्यादा कीजिए। प्रैक्टिस है जो आपका एग्जाम में टाइम मैनेजमेंट कर सकोगे, आप देखते ही क्वेश्चन का आंसर दे सकोगे। अगर थोड़ा बहुत क्वेश्चन एग्जाम में घुमा भी दिया है तो उसमें आप कंफ्यूज नहीं होगे, अगर आपने प्रैक्टिस कर रखी है तो साथियों इसलिए मैं बोल रहा हूँ आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन किए, तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का जो ज़्यादा से ज़्यादा है वो आपको अभ्यास करना चाहिए। अब साथियों मैं आपको बता देता हूँ कि आपने ठीक है एग्ज़ाम दे दिया, 1-2 दिन का रेस्ट कर लिया, फिर से आपको साथियों स्टडी में लग जाना है। ऐसा नहीं कि आपने एग्ज़ाम दे दिया या फ्री हो गए, नहीं। जब तक आपका ज्वाइनिंग लेटर घर पे नहीं आ जाए तब तक आपको स्टडी में कंटिन्यू लगातार है जो लगे रहना है। साथियों मेरे तो 2-2 3-3 ज्वाइनिंग लेटर आ गए, फिर भी मैं अभी भी कंटिन्यू है जो अपनी स्टडी के प्रति करते हुए बताऊँ साथियों, अभी भी मेरी स्टडी जारी है। क्योंकि साथियों एक बार लगना मुश्किल होता है, अगर आप एक बार कहीं पे लगे ना, उसके बाद आगे आप कितनी भी बड़ी पोस्ट है उसको हासिल कर सकते हो एकदम ईजी वे में या ईजी रास्ते से। साथियों मैं आपको बताना चाहूँगा कि आप जब एक बार लगे तो आप फाइनेंशियल इशू है जो आपका सॉल्व हो गया, या जो आपकी इकोनॉमिक कंडीशन है, या जो आपको ऐसा लग रहा था कि पैसे लग रहे हैं पढ़ाई में, अभी तक कुछ काम धंधे नहीं, एक तरह से आपका जो माइंड का तनाव है वो आपका ख़त्म हो जाता है, फ्री हो जाते हो आप एक तरह से। और फ्री होने पे जो आपका एग्ज़ाम भी आप देते हो ना, तो फ्रेश माइंड से एग्ज़ाम आपका लगता है और उसमें आप अच्छा प्रदर्शन कर पाओगे। तो साथियों अब मैं आपको बताना चाहूँगा कि इन्हीं रूटीन्स को फॉलो करके मैंने अपनी गवर्नमेंट जॉब का प्राप्त किया है। तो प्लीज़ आपसे आग्रह रहेगा कि आप अपना पूरा समर्पण है वो स्टडी के प्रति लगा दीजिए, क्योंकि आपके घर वालों ने जो आपके लिए या आपसे बहुत कुछ उम्मीदें लगाए रखी हैं। तो साथियों जब तक आप अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर ले तब तक आप दूसरे लोगों को भी अनदेखा कर दे साथियों, चाहे कोई भी हो, आपका पड़ोसी हो, गाँव का हो, आसपास का हो, चाहे आपका रिश्तेदार हो। उनकी बातों को जो भी आप बोलें एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देंगे। जी साथियों ये वो लोग हैं, जब तक आप कुछ करने के लायक या सक्सेस नहीं हो जाते ना, तब तक आपको अनेक तरह से ये लोग हैं वो डिमोटिवेट करते रहते हैं। जी साथियों बहुत ही कम लोग होते हैं जो आपका सपोर्ट करते हैं, और इन लोगों में पड़ोसियों में, रिश्तेदारों में, या आसपास के लोगों में, गांव के लोगों में बहुत ही कम लोग हैं जो आपका सहयोग करेंगे, आपको सपोर्ट करेंगे। इनमें से ज़्यादातर लोग हैं वो आपको नेगेटिविटी में वाले ही मिलेंगे, या आपको डिमोटिवेट है जो करते ही रहेंगे। इनकी बातों को सुन के आपका जो पढ़ाई के प्रति जो आपका मन है वो आपका नहीं लगेगा, अगर आपने इन लोगों की बातें सुन ली। तो मैं कह रहा हूँ इन लोगों की बातें को सुन के अपने माइंड में नहीं रखना है, एक कान से सुन के दूसरे कान से निकाल देना है जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाए। सिलेक्शन होने के बाद यही लोग हैं जो आपकी तारीफें करने लगेंगे या आपके पीछे पीछे भागेंगे, देखते रहना साथियों। तो साथियों ज़्यादा से ज़्यादा जो 12 मंथ, मैं बोल रहा हूँ 12 मंथ है जो आप है अपनी स्टडी को दीजिए पूर्णतः ईमानदारी के साथ, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। 12 महीने आप अपने आप को एक कमरे में बंद कर लीजिए और पूर्णतः स्टडी के प्रति समर्पित हो जाइए, आपका सिलेक्शन है जो साथियों मैं कह रहा हूँ, विश्वास दिलाता हूँ कि आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। साथियों सारा मेरा जितना मैं, हालांकि मैं आपको बता चुका हूँ कि मैं इतना बड़ा अनुभवी नहीं, लेकिन मैं इन सारी चीज़ों से गुजर चुका हूँ साथियों, मैंने ये सारी चीज़ें फील की है, इसीलिए मैं आपको एक एक कदम है जो मेरा मेरे बारे में बता रहा हूँ साथियों। अब साथियों बात रही पढ़ने की, तो ज़रूरी नहीं है कि आप दिन में 10 घंटे पढ़ें, 15 घंटे पढ़ें, आप हमेशा 5-6 घंटे पढ़कर अच्छी से अच्छी गवर्नमेंट जॉब है वो साथियों प्राप्त कर सकते हैं। परंतु यह समय आपको कंटिन्यू रखना पड़ेगा, यानी आप एक दिन 5 घंटे पढ़ रहे हो तो आपको लगातार 5 घंटे पढ़ना ही है, दूसरे दिन भी 5 घंटे, अगले दिन भी 5 घंटे। ऐसा नहीं है कि एक दिन 2 घंटे, एक दिन 4 घंटे, नहीं साथियों। अगर आप चाहे दिन में 5 घंटे पढ़ रहे हो चाहे 6 घंटे पढ़ रहे हो, आपको कंटिन्यूटी जरूरी है साथियों। निरंतरता आपके सिलेक्शन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, यह साथियों आपको ध्यान रखना है। अब साथियों रही आपकी पढ़ाई के टाइम की, अब कोई कहता है कि दिन में पढ़ना चाहिए, कोई कहता है रात को पढ़ना चाहिए, कोई कहता है सुबह जल्दी उठ के पढ़ना चाहिए, तो ये साथियों कोई ज़रूरी नहीं है। जब भी आपका मन करे, जो भी आपका टाइम है आपके लिए सूटेबल हो, वही टाइम है आपको स्टडी को देना है और आपको
लेकिन आपको स्टडी को वो टाइम है वो कंटिन्यू देना है साथियों। अगर आप आज 5 घंटे पढ़ो तो कल भी आपको 5 घंटे पढ़ना है। ये कोई ज़रूरी नहीं कि आप दिन में पढ़ो, रात में पढ़ो, जैसा भी आपको सूटेबल हो, जब भी आपको अच्छा लगे, आपका मन करे, आपको वह उतना समय अपनी स्टडी को देना है साथियों। तो साथियों ये मैंने अपने जो कुछ भी विचार थे या अपना जैसा भी छोटा बड़ा अनुभव था आपके साथ शेयर किया है। साथियों आप ये कदापि न समझे कि मैं अपनी बड़ाई कर रहा हूँ या अपने बारे में बढ़ चढ़ कर आपको कुछ बता रहा हूँ। मेरी जैसी यात्रा रही उसके सारे विचार हैं जैसे कि तैसे मैंने आपके समक्ष प्रस्तुत किए साथियों। तो साथियों वैसे भी मैं आपका काफ़ी समय ले चुका हूँ, अपना वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, लेकिन साथियों क्या करें, अपनी कहानी का एक एक स्टेप है जो मैंने आपको बताया है। और साथियों कुछ भी इस कहानी का हिस्सा छूटे ना, इसलिए मैंने अपनी डायरी अपने पास रखी है और इसमें से देख देख के मैंने आपको सारी बातें जो मैंने आपको बताई है। जी साथियों इसको लिखने में भी मुझे इतनी सारी बातें लिखने में भी काफ़ी समय लगा था और अब मैं आपका ज़्यादा समय नहीं लूँगा। तो प्लीज़ साथियों आपको ये मेरा यात्रा वृत्तांत अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पे विजिट कर रहे हैं तो कृपया सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपने इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार प्रेम बनाए रखें। साथियों आपको विश्वास दिलाता हूँ कि अपने अनुभव के आधार पर अपना बेस्ट से बेस्ट है कंटेंट है मैं आपको प्रदान करने की कोशिश करूँगा और मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आपको अच्छा से अच्छा सिलेक्शन के लायक जो कंटेंट है या स्मार्ट स्टडी के रूप में जो भी मैं आपको कंटेंट प्रदान कर सकूं वह मैं आपको प्रदान करने की कोशिश करूंगा। तो साथियों एक बार पुनः आपसे निवेदन रहेगा कि अपने इस वीडियो को दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर लें। तो चलिए साथियों काफ़ी टाइम हो गया है, मैंने अपनी यात्रा की सारी कहानी आपको बता चुकी है और साथियों मैं आपको पुनः एक बार बताना चाहूँगा कि इस मेरी यात्रा या स्टार्टिंग से लेकर जो मेरे सिलेक्शन तक की कहानी में है जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा है वो मेरे टेक्निकल सब्जेक्ट का रहा है, इलेक्ट्रीशियन थ्योरी का रहा है। और साथियों उसके लिए मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा, साथियों मैं कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, आप गलत उद्देश्य से न सोचें, मैं किसी भी संस्था का प्रचार नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वास्तव में इस संस्था का मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ी भागीदारी रही है। इसलिए मैं आपको पुनः बताना चाहूँगा कि जो आपका मेरा आईटी करने का जो संस्था है वहाँ के गुरुजनों ने मुझे बहुत ही अच्छा पढ़ाया, उनका मैं हमेशा आभारी रहूँगा साथियों, क्योंकि उनकी बदौलत ही मैं आज लगातार एक के बाद एक है जो राजकीय या स्टेट सरकारी केंद्रीय सेवाओं में मेरा चयन हो रहा है। और मैं पुनः उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि विवेकानंद विद्या आश्रम प्राइवेट IIT कातर छोटी ने मेरे सिलेक्शन में जो महत्वपूर्ण भागीदारी निभाई उसके लिए मैं यहाँ के गुरुजनों का और इस संस्था का कोटि कोटि धन्यवाद करता हूँ या उन्हें बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। साथियों मेरे सिलेक्शन की जो भी भागीदारी रही है उसमें 80% भागीदारी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ इस संस्था की रही है और आज भी इस संस्था में जितनी भी सीटें हैं वो साथियों फुल भरी रहती है, क्योंकि इस संस्था से लगातार है जो सरकारी सेवाओं में इस संस्था से जो भी बच्चे निकलते हैं वो लगभग है वो बहुत सारे बच्चे वो सरकारी या राजकीय सेवाओं में चयन हो रहे हैं साथियों। और यही कारण है कि लोग है वो इस संस्था का चूज कर रहे हैं पढ़ने के लिए। और ये हमारे एरिया में मैं आपको कह सकता हूँ कि ये बहुत ही अच्छी संस्था है, क्योंकि अच्छी संस्था वही कहेंगे जहाँ से निकल के आगे विद्यार्थी जो राजकीय या जो आपकी केंद्रीय सेवाओं में चयन हो। संस्था का मतलब क्या होता है, अच्छे वहाँ पे अच्छी पढ़ाई लिखाई हो और वहाँ से जो एक प्रशिक्षणार्थी निकले वह एक सफल प्रशिक्षणार्थी हो, यानी वह अपने करियर में सफल हो सके। उसको सफल बनाने के लिए तो संस्था में हम एडमिशन लेते हैं, क्यों लेते हैं? पढ़ाई करने के लिए। पढ़ाई किस लिए करते हैं? नौकरी पाने के लिए। और जहाँ पे हमें अच्छे कंटेंट ही प्रदान न करें वहाँ पे हम एडमिशन लेके क्यों करें? तो साथियों मैंने कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया है अपनी इस संस्था का, मेरे सिलेक्शन में बहुत बड़ी भागीदारी है, इसलिए मैंने आपको 2 बातें बताई है। तो प्लीज़ साथियों अगर प्रचार की दृष्टि से आप ये वीडियो सुन रहे हैं तो आप है जो बंद कर सकते हो। मैंने कोई भी प्रचार प्रसार नहीं किया। मैं आपको दोबारा बताना चाहूँगा, कोई साथी ये सोच सकता है कि ये तो इस IIT का प्रचार कर रहा है, उस IIT का प्रचार कर रहा है। बिल्कुल नहीं कर रहा साथी। आपका जो मन करे जहाँ से भी पढ़े, लेकिन एक जगह से पढ़े। ऐसा नहीं है कि आज इस यूट्यूब चैनल से पढ़ लिए, कल उससे पढ़ लिए, परसों उससे पढ़ लिए। नहीं साथियों,
आप इसी एक चैनल को पकड़ लो अगर आप कोचिंग कर रहे हो तो। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आप इसी एक बुक को पकड़ लो। साथियों 100 बुक को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 100 बार पढ़ लो साथियों, आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता। क्योंकि क्या है साथियों, किसी बुक में 5% ज़्यादा होगा, किसी में 2% कम होगा, इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं है। सारी बुकें हैं वो एक जैसी है और 5% 2% कोई फ़र्क नहीं पड़ता साथियों। बाकी 90 या 95% तो वो सेम है ना किताब में। आपका सिलेक्शन तो 80% से ही हो जाएगा, तो फिर क्यों आप 100 बुक को पढ़ रहे हो। इसीलिए मैं कह रहा हूँ 100 बुकों को पढ़ने से अच्छा है कि एक बुक को आप 100 बार पढ़ लो। आपका उस बुक को आपने अगर बार 100 बार पढ़ लिया तो आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि जो आपका 90% या 95% कंटेंट है वो आप एक बुक में 100 बार पढ़ चुके हो, तो आपको याद हो गया होगा। अब आपका सिलेक्शन कौन रोकेगा। और जब वही कंटेंट है जो आपको 100 बुकों में पढ़ा होगा तो किसी में किसी प्रकार दिया होगा, किसी बुक में किसी प्रकार दिया होगा, अलग अलग प्रकार से आप कंफ्यूज हो जाओगे और जो कुछ भी आपको आ रहा है वो आप भूल जाओगे। तो इसीलिए मैं कह रहा हूँ किसी भी एक चैनल को पकड़ लो या एक कोचिंग को पकड़ लो बार बार, या मैं कह रहा हूँ कि आपको अच्छा है कि आप एक कोचिंग से पढ़ें, जगह जगह हैं वो चक्कर ना काटें। या तो आप एक कोचिंग से पढ़ें, या आपने कोचिंग कर लिया तो या एक बुक पढ़ें, किसी भी एक पे आप डिपेंड हो जाइए। साथियों मैं आपको कह रहा हूँ जगह जगह चक्कर मत काटिए, अनेक जगह हैं जो आपको चक्कर नहीं काटने हैं। तो साथियों ये मैंने मेरी जो भी यात्रा रही उसके बारे में संपूर्ण है जो आपको बता दिया है। अब चलिए साथियों मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई महत्वपूर्ण बातों के साथ, अपनी नई या कह सकते हैं नई क्लास में मिल लेंगे। साथियों अंत में मैं आपको एक बात बताना चाहूँगा कि जो आपकी लाइफ है वो आपकी ट्रिपल एक्स है साथियों। अब आप पूछोगे सर ट्रिपल एक्स कैसे है, तो मैं बताऊँगा साथियों। येस्टरडे इज एक्सपीरियंस, टुडे इज एक्सपेरिमेंट और टुमारो इज एक्सपेक्शन। येस्टरडे इज एक्सपीरियंस, today is experiment or tomorrow is expansion. So use your experience in your experiment to achieve your expansion. साथियों एक बार फिर से सुनिए, लाइफ आपकी ट्रिपल एक्स है। अब आप पूछोगे सर ट्रिपल एक्स कैसे। yesterday is experience, today is experiment or tomorrow is expansion. So use your experience in your experiment to achieve your expansion. तो चलिए साथियों मिलते हैं नई वीडियो में कुछ नई महत्वपूर्ण बातों के साथ। तब तक आप सभी साथियों को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य करें। और अगर आप पहली बार इस यूट्यूब चैनल पर विजिट कर रहे हैं तो कृपया इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद साथियों।